गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने परिमाणात्मक विश्लेषण में त्रुटियां के बारे में अध्ययन किया है और जो पिछले 4 लेक्चर्स थे उसके अंदर मैंने आपको बताया कि त्रुटियां कितने प्रकार की होती है और त्रुटियों के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो आज हम निर्धारित त्रुटियों के बारे में पढ़ेंगे और निर्धारित त्रुटि जो है वो आपको जैसा कि पता है त्रुटियों के लिए तीनों कारक जिम्मेदार होते हैं: निकाय, उपकरण और प्रेक्षणकर्ता। तो निर्धारित त्रुटि, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया, उसका हम निर्धारण कर सकते हैं, उसे हम हमारा जो प्रेक्षण है उससे हटा सकते हैं। तो जितनी भी निर्धारित त्रुटियां हैं उसको हमने कई भागों में डिवाइड किया है और इसका जो हमने वर्गीकरण किया है उसका वर्गीकरण उसके घटने के आधार पर किया है। निर्धारित त्रुटियों को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो है स्थिर त्रुटि और दूसरा है क्रमबद्ध त्रुटि। अब सबसे पहले हमको डेफिनेशन पता होनी चाहिए स्थिर त्रुटि क्या होती है। तो स्थिर त्रुटि, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इनका मान जो है हर माप में स्थिर रहता है। मतलब अगर एक बार माप लिया उसके बाद दूसरी बार माप लेंगे तो इस निर्धारित त्रुटि का मान चेंज नहीं होगा। तो ऐसी त्रुटियां जिनका माप हर प्रेक्षण में समान रहता है, चेंज नहीं होता है, उन्हें हम स्थिर त्रुटि कहते हैं। और जो दूसरी तरह की त्रुटि है जिसे हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं यानी क्रमबद्ध त्रुटि, वो ऐसी त्रुटि है जिसका मान हर प्रेक्षण में बदलेगा। किसी में उसका मान पॉजिटिव होगा, किसी में उस त्रुटि का मान नेगेटिव होगा। तो ऐसी त्रुटियां जिनका प्रत्येक निर्धारण के बाद जो उसका परिमाण है वो चेंज हो जाता है, तो हम उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियों का मान एक माप से दूसरे माप में जाने पर परिमाण में और चिन्ह में दोनों में परिवर्तित हो सकता है। मानकीकरण के बारे में मैंने आपको बताया था कि मानकीकरण बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होती है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो आपको ये मानकीकरण में का एग्जाम्पल लेके बताया जा रहा है कि स्थिर त्रुटि का एक उदाहरण कि अगर आपने मानकीकरण किया और मानकीकरण करते समय जो पदार्थ आपने काम में लिया वो ही अशुद्ध है, तो क्या होगा? उस अशुद्ध मानक पदार्थ के कारण आपके हर प्रेक्षण में त्रुटि आएगी और वो कांस्टेंट त्रुटि होगी। इसी तरह से यदि आपने अनकैलिब्रेटेड वेट का यूज़ किया, मतलब आपका जो वेट है उस पर लिखा हुआ है 50 मिलीग्राम का, लेकिन असल में वो अगर 48 मिलीग्राम का है, तो वो जो बाट है वो हमेशा आपको 0.02 मिलीग्राम की एरर रहेगी उसमें, और वो भी एक स्थिर त्रुटि का एग्जाम्पल है। जहाँ तक क्रमबद्ध त्रुटि का परिमाण और चिन्ह की बात है, वो हर माप के बाद वो चेंज होगा और निर्धारित त्रुटि के हर माप में वो संलग्न रहेगा। और ऐसी जो त्रुटियां होती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां जो होती है, उसको हम सही कर सकते हैं। यानी हर दूसरे प्रेक्षण में अगर हमको पता लग जाए उसका उद्गम क्या है, कहाँ से हो रहा है, वो गलती क्यों हो रही है, त्रुटि क्यों हो रही है, तो हम जो है उसको अगले प्रेक्षण में उसको हटा सकते हैं। और जितनी भी निर्धारित त्रुटियां हैं उनको हमने कई भागों में, कई प्रकारों में डिवाइड किया है और उसमें से पहला प्रकार है यांत्रिक त्रुटियां। जैसा कि हमने देखा था, त्रुटि के लिए 3 कारकों में से जो दूसरा कारक था वो था यंत्र यानी उपकरण। उपकरण में त्रुटि, तो यदि हम कोई प्रेक्षण कर रहे हैं प्रयोगशाला में और प्रेक्षण करते वक्त जो यंत्र हमने काम में लिया अगर वो ही त्रुटिपूर्ण है, तो क्या होगा? उसमें यांत्रिक त्रुटि आएगी। इसी तरह से दूसरा जो कारक है जो कि निर्धारित त्रुटि के लिए जिम्मेदार है वो है अभिकर्मकों के कारण त्रुटियां। इसमें हम देखेंगे कि अभिकर्मक कई प्रकार के होते हैं और यदि आपका अभिकर्मक अशुद्धि से युक्त होगा तो आपका रिजल्ट हमेशा गलत आएगा ही और उसमें निर्धारित त्रुटि होगी। तो जहाँ तक संभव हो, अगर हमारा प्रेक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमें जो भी अभिकर्मक यूज़ में लेना है वो एनालिटिकल ग्रेड का लेना पड़ेगा।
अलग अलग तरह के अभिकर्मक मिलते हैं बाज़ार में, और इन अभिकर्मों का दाम भी जो है उसकी क्वालिटी के आधार पर चेंज होता है। तो अभिकर्मकों के कारण जो त्रुटि के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें हम इसको डिटेल में जानेंगे क्या है ये। तीसरी प्रकार जो है वो क्रियाकारी त्रुटि, ऑपरेटिव एरर। हमको पता ही नहीं है कि किस विधि से करना है, पहला कौन सा होगा पद, फिर दूसरा पद कौन सा होगा, तब ये त्रुटि आ जाती है। एक होती है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि के लिए कौन जिम्मेदार है? विश्लेषक जिम्मेदार है। यदि विश्लेषक में कुछ कमी है और उसके कारण त्रुटि आ रही है तो वो व्यक्तिगत त्रुटि कहलाएगी। इसी प्रकार से हम बात करेंगे और प्रकार की जो है, उसमें व्यक्तिगत त्रुटि को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है व्यक्तिगत समीकरण और दूसरा है मनोवैज्ञानिक त्रुटियाँ। मनोवैज्ञानिक त्रुटि क्या होती है ये भी हम विस्तार से पढ़ेंगे कि हम पहले से मान के चलते हैं कि हम में कोई कमी है या हमारा रिज़ल्ट गलत है या पड़ोसी का रिज़ल्ट हमें हमेशा अच्छा लगता है तो हम उसको जो है कॉपी कर लेते हैं। तो ये सब मनोवैज्ञानिक त्रुटियों के अंतर्गत आता है। फिर आता है विधि की त्रुटियाँ, एरर ऑफ मेथड। इस एरर ऑफ मेथड में आप देखेंगे कि एक ही एक्सपेरिमेंट को, एक ही विश्लेषण को हम कई अलग अलग विधियों से कर सकते हैं, और कोई विधि बिल्कुल सटीक होती है, उसमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, और कई विधि ऐसी होती हैं जिनमें कई तरह की गलतियां होने की संभावना होती है। जैसे आजकल हमने जो भारात्मक विश्लेषण है उसको बिल्कुल नकार दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कई जगह त्रुटि होने की संभावना रहती है। तो विधि की त्रुटियाँ भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद है योगात्मक त्रुटियाँ, एडिटिव एरर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, और फिर है आनुपातिक त्रुटियाँ। तो इस तरह से कुल 7 तरह की त्रुटियाँ हैं। प्रोपोर्शनल एरर, एडिटिव एरर, एरर ऑफ मेथड, प्रेजुडाइज, यानी अपन कह सकते हैं कि एरर ऑफ मेथड के बाद में हम पीछे जाएंगे। इसमें यांत्रिक त्रुटियों में इंस्ट्रूमेंटल एरर आ गई, रीएजेंट एरर, ऑपरेटिव एरर और पर्सनल एरर। पर्सनल एरर को दो भागों में मैंने बताया आपको डिवाइड किया हुआ है। अब हम जानेंगे यांत्रिक त्रुटि कितने प्रकार की होती है और कैसे घटती है। तो यांत्रिक त्रुटि जैसा कि पता है यंत्र के कारण होती है, और यंत्रों के अंदर छोटे से लेके बड़ा यंत्र सभी आ जाएंगे। और सबसे पहला जो है इसमें तुला और भार। यदि आपकी जो तुला है वो दोषपूर्ण है, यानी जिससे हम वे करते हैं। अब यहाँ तुला की जब बात आई है तो हमें ये जानना होगा तुला कितने प्रकार की होती है। मोस्टली जो रॉ एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हमें ज़्यादा जो है एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर हम भौतिक तुला की यानी फिज़िकल बैलेंस का उपयोग करते हैं। और भौतिक तुला जो है उसका लघुत्तम माप जो होता है वो 0.1 ग्राम होता है। और इसी तरह से दूसरी जो तुला हम यूज़ करते हैं वो है विश्लेषिक तुला, यानी एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस हमको जब बहुत ही अच्छे एक्यूरेट रिजल्ट देने होते हैं तब हम विश्लेषिक तुला तोलने के लिए काम में लाते हैं, और इसका जो लघुत्तम माप होता है वो 0.1 मिलीग्राम होता है, यानी 0.0001 ग्राम। तो 0.1 मिलीग्राम तक ये बिल्कुल सही सही नाप सकती है। इसलिए जहाँ पे एक्यूरेसी चाहिए वहाँ पर हम कभी भी भौतिक तुला यूज़ में नहीं लाएंगे, वहाँ पर हम एनालिटिकल बैलेंस यानी विश्लेषिक तुला काम में लाएंगे। और इसके अलावा आप देखोगे कि अगर आपने जो बैलेंस काम में लिया है उसकी जो भुजाएं, आर्म्स हैं, वो अगर असमान लंबाई की है तो वो सही नहीं तोल पाएगी। उसकी सुग्राहिता की बात कर ली, सुग्राहिता मतलब कितना, उसका लघुत्तम लीस्ट काउंट क्या है, तो लीस्ट काउंट को भी हमको मद्देनज़र रखना पड़ता है। और फिर हम तोलने के लिए कौन से बाट काम में ला रहे हैं, कैलिब्रेटेड वेट काम में ला रहे हैं या अनकैलिब्रेटेड, तो ये सब यांत्रिक त्रुटियाँ को जन्म देते हैं। फिर आयतन जब नापते हैं तो हम ब्यूरेट का काम लेते हैं, पिपेट काम में लेते हैं, फ्लास्क काम में लेते हैं। अगर ये सब अंशांकित हैं, अनकैलिब्रेटेड हैं, तो त्रुटि आ जाएगी। ब्यूरेट पे लिखा है 50 ml लेकिन वो नापता है 49.8 ml, तो 0.2 ml का जो 0.02 ml का जो 0.2 ml का जो गलती आ रही है वो हमेशा उसमें रहेगी। तो हमें हमेशा अच्छे कंपनी के उपकरण काम में लेना चाहिए। जैसे बोरोसिल कंपनी है, बोरेक्स है, तो ये जो अच्छी कंपनियां हैं वो अच्छे कांच का इस्तेमाल करती है। और जब कांच अच्छा होगा तो वो जो कांच है यानी वो सिलिका से बना होता है और वो फिर किसी भी रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करेगा, तो उस वजह से भी फिर आपके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। वहाँ पर
जो निशान लगे हुए होंगे उसको जो हम देखते हैं कि हर ml को बहुत अच्छी तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होता है, इसलिए गलती की संभावना अच्छे कंपनी के उपकरण में कम रहती है। तो जो भी हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, बुएट जो भी यूज़ में लेंगे वो सब अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। पात्र और कांच के बर्तन का मैंने आपको बताया कि जो भी कांच का बर्तन है वो घटिया किस्म से कांच का नहीं के कांच से नहीं बना होना चाहिए, नहीं तो वो अम्ल, क्षार और अभिकर्मक से क्रिया कर लेगा और त्रुटि आएगी। इसी तरह से हमें जो है प्लेटिनम क्रूसिबल हम काम में लाते हैं ग्रेविमेट्री के अंदर, वो भी जो है समय के साथ साथ घिसता चला जाता है, तो उसका भी हमें जो वेट करें हर बार परीक्षण करने से पहले उसका वेट हमें ले लेना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम गर्म करते हैं कांच को तो कई बार उसकी शेप भी बदल जाती है, तो हमें अच्छे कांच के उपकरण को यूज़ में लेना चाहिए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है इलेक्ट्रो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर हम विश्लेषण के लिए इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर जहाँ होता है वो है आपका कंडक्टिविटी मीटर, उसके बाद में पीएच मीटर, उसके बाद में पीएच मीटर के बाद में कंडक्टिविटी मीटर हो गया, और एक हो गया आपका दिस कलरीमीटर। तो कलरीमीटर, पीएच मीटर और कंडक्टिविटी मीटर, ये तीनों थर्ड ईयर में आपको एक्सपेरिमेंट करने होंगे। और जब हम ऐसे इलेक्ट्रिक विद्युत से चलने वाले उपकरण के जो कि डिजिटल होते हैं उनको यूज़ में लाते हैं, तो उसको हम सबसे पहले कैलिब्रेट करते हैं, और कैलिब्रेट करने के लिए हमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग मेथड यूज़ में लाना पड़ता है। जैसे हम बात करें कंडक्टिविटी मीटर के लिए, तो कंडक्टिविटी मीटर की कंडक्टिविटी सही ज्ञात हो उसके लिए हम 0.1 KCL का उपयोग करते हैं। उसकी जो कंडक्टिविटी वो हमेशा फिक्स रहती है, इसलिए हम उसका सॉल्यूशन काम में लेकर उसकी अगर जो कंडक्टिविटी है वो बिल्कुल सही बता रहा है उपकरण, तो हम कहेंगे कि हाँ हमारा उपकरण बिल्कुल सही है। ऐसे ही पीएच मीटर अगर है तो हम उसको बफर सॉल्यूशन के द्वारा अंशांकित करते हैं। बफर विलेन की जो पीएच है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और हमारा इंस्ट्रूमेंट अगर उतना ही पीएच बता रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने यांत्रिक त्रुटियों के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम दूसरे तरह की जो त्रुटि है, क्रियाकारी त्रुटि, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।